ये कल का लेक्चर लिखा हुआ है, हमने 5-4 थ्योरी कर रहे थे, 2 to 2 पार्टिकल स्कैटरिंग हमने कहा था। इनिशियल स्टेट में 2 पार्टिकल्स थे, फाइनल स्टेट में 2 पार्टिकल्स थे। हमने कहा था कि अगर हम उसे फर्स्ट ऑर्डर में खोलते हैं तो फर्स्ट ऑर्डर के अंदर एक ही डायग्राम थी, कॉन्टैक्ट डायग्राम, जिसमें चारों पार्टिकल्स एक ही पॉइंट पे थे विद द कपलिंग लैम्डा। हमने पढ़ा था हर स्केलर पार्टिकल के लिए जो इनकमिंग या आउट गोइंग लाइन है उसके लिए 1/2 पाई क्यूब और 2k0 इस सारे का स्क्वायर रूट का फैक्टर होता है। और अगर एम्पलीट्यूड लिखना है तो ऐसे सारे फैक्टर्स को कलेक्ट कीजिए, हर जब वर्टेक्स पे कपलिंग लिखिए, आयोटा से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आपका एम्पलीट्यूड आ जाएगा। उसके साथ एक एनर्जी मोमेंटम का कंजर्वेशन का फंक्शन था जो 2π4 डेल्टा 4 के साथ लिखा जाता था, डेल्टा 4 ऑफ पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। फाइनल पार्टिकल्स का मोमेंटम का सम और इनिशियल पार्टिकल के मोमेंटम का सम करके आप दोनों का डिफरेंस लेते थे तो आपके पास एनर्जी मोमेंटम कंजर्वेशन बन जाती थी। फिर हमने कहा फर्स्ट ऑर्डर पे तो हमने कर दिया था, लेकिन एक दफ़ा सेकंड ऑर्डर पे भी करना चाहिए। तो सेकंड ऑर्डर पे हमने कहा कि सबसे पहले टाइम ऑर्डर्ड प्रोडक्ट है, 2 हैमिल्टोनियन है, एक स्पेस टाइम पॉइंट x1 पे है, दूसरा स्पेस टाइम पॉइंट x2 पे है। इंटरैक्शन हैमिल्टोनियन थ्योरी बताएगी कि किस किस्म की इंटरैक्शन है। जो हम इंटरैक्शन लेके चल रहे थे वो 5-4 की तरह की इंटरैक्शन थी। तो हमने कहा ये 5-4x1 है, ये 5-4x2 है। तो हमने कहा कि विक्स थ्योरम हमें ये कहता है कि यू कैन ऑलवेज गो फ्रॉम टाइम ऑर्डर टू नॉर्मल ऑर्डर, और अगर 2 स्पेस टाइम पॉइंट्स मौजूद हैं देन यू कैन ऑलवेज डिफाइन द 2 पॉइंट कोरिलेशन फंक्शंस। This contraction is a time ordered expectation value of field operators between the vacuum states, और ये एक फाइनमैन प्रोपेगेटर बनता है जी। एग्जैक्टली, बिल्कुल। सिर्फ ये था कि हम कहते थे कि रिलेटिव चीज़ मेजर होती है। नहीं, टाइम ऑर्डर पे नहीं, टाइम ऑर्डर पे फ़र्क नहीं आता। टाइम ऑर्डर के अंदर जब आप ऑपरेटर्स को खोल लेते हैं, फील्ड्स को लिख लेते हैं, फील्ड्स के अंदर टाइम ऑर्डर आपका पड़ा हुआ है e⁻⁴ kx1 kx2 के अंदर। बाकी मोमेंटम की डिपेंडेंट चीज़ थी ए की और ए के डैगर, जो कि ऑक्सिलरी फंक्शंस थे क्लासिकल फील्ड्स में। फोरियर मोड्स थे, एग्जैक्टली, नॉर्मल मोड एक्सपेंशन के अंदर, बिल्कुल। उनके लिए टाइम ऑर्डर था, नॉर्मल ऑर्डर था, उसका ताल्लुक टाइम से कोई नहीं था। सिर्फ विक्स थ्योरम ये कहता है हाउ यू कैन गो फ्रॉम टाइम ऑर्डर टू नॉर्मल ऑर्डर, सिर्फ और सिर्फ इसलिए विक्स थ्योरम कहता है कि किसी तरीके से आप इस बात को इग्नोर कर दें कि ऑपरेटर्स किस तरतीब से आपने लिख लिया, वो तो आपने लिख लिया टाइम ऑर्डर से, उसके बाद आप प्लस वालों को एक तरफ कर लें, माइनस वालों को एक तरफ कर लें, बस। एग्जैक्टली टाइम ऑर्डर तो आपने पहले ही कर ली थी ना। ये टाइम ऑर्डर तो मैं पहले ही कर चुका हूँ ना। पहले कॉन्ट्रैक्शन है, फिर ये है, फिर एक कॉन्ट्रैक्शन है। एक कॉन्ट्रैक्शन से क्या मुराद है? दो फील्ड कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, एक इस हैमिल्टोनियन का और एक इस हैमिल्टोनियन का, यानी इस 5-4 का और एक इस 5-4 का। क्यों? क्योंकि हमने कॉन्ट्रैक्शन एट सेम पॉइंट इग्नोर की हुई थी। फिर हमने कहा अगली दफ़ा क्या है, अगली दफ़ा इसी टर्म को आप लेंगे, इसमें मज़ीद एक फील्ड को दोनों से पिक करके उनको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, पीछे जो बच जाएंगे उनको नॉर्मल ऑर्डर। यही प्रोसेस आप रिपीट करते रहेंगे जब तक आप इसको एक्सरसाइज नहीं कर लेते, कंप्लीट नहीं कर लेते, जब तक इसको, उस वक्त तक जब नीचे जो है वो 1 आ जाए, 0 आ जाए, 0 आ जाए। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले से नीचे वाले को हमेशा छोटा ही होना है या उसके बराबर होना है। तो ये हम लिख चुके थे ऑल कॉन्ट्रैक्शन। हमने कहा इसमें पहली टर्म वहाँ करस्पॉन्ड करेगी जहाँ पर कोई प्रोपेगेटर ना हो, ये टर्म उसको करस्पॉन्ड करेगी जिसमें एक प्रोपेगेटर हो, ये उसको करस्पॉन्ड करेगी जिसमें 2 प्रोपेगेटर हों, ये जिसमें 3 प्रोपेगेटर हों और ये जिसमें 4 प्रोपेगेटर हों। ठीक है, तो हमने कहा था कि हम चूंकि कर रहे हैं इनिशियल स्टेट में भी 2 पार्टिकल्स हैं, फाइनल स्टेट में भी 2 पार्टिकल्स हैं, तो हमारे जो रेलेवेंट टर्म है वो ये वाली है। ये बात हम अब कल यहाँ पे हमने अपना लेक्चर क्लोज किया था और ये कल का ही लिखा हुआ है। आज मैं सिर्फ आपको ना एक चीज़ थोड़ी सी, कल मैंने कहा था एक और तरीके से करूँगा,
याद है लंबी कैलकुलेशन मैंने की थी, दरमियान में ऑपरेटर रखे थे, याद है ना आपको? आज मैं उसी को एक और तरीके से करना आपको सिखाऊंगा ताकि ये सारी टेक्निक्स जो मुख्तलिफ़ किताबों में की होती हैं वो आपको सारी फिर जो भी आप बुक पढ़ेंगे उसमें से आपको समझ आ जाएगी। मतलब ये 2-3 तरीके हैं जिनसे किए हैं, 2 मैंने कर लिए, तीसरा मैं आज करूँगा। आपको याद है 5 माइनस में क्या था? 5 माइनस में था e टू द पावर, सॉरी ये था ना d3 के टिल्डा a डैगर ऑफ k और e टू द पावर आयोटा k डॉट x। 5 प्लस में क्या था? इसी का कॉन्जुगेट था, रियल स्केलर फील्ड थे ना। रियल स्केलर फील्ड का मतलब तो सिर्फ a डैगर a में चेंज हो रहा है क्योंकि या तो दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन ये, तो ये था d3 के टिल्डा a ऑफ k वेक्टर e टू द पावर माइनस आयोटा k डॉट x। आपको याद है कल मैंने एक चीज़ की थी कि अगर आप 5 प्लस ऑफ x को किसी k वेक्टर पे लगाएं, एक 1 पार्टिकल स्टेट को, तो ये इसको एनहीलेट कर देगा, 0 पार्टिकल को ख़त्म कर देगा, ये स्टेट से एब्जॉर्ब कर लेगा, जो भी उसका नाम दें आप। तो इसका मतलब क्या था? ये लिखा हुआ था d3 k टिल्डा प्राइम e टू द पावर माइनस आयोटा k प्राइम डॉट x। यहाँ पर क्या लिखा हुआ था? a ऑफ k प्राइम e टू और k वेक्टर। ये मैंने कल किया था सॉल्व। इसका आंसर क्या आया था? जब आपने इसको सॉल्व किया था तो डेल्टा फंक्शन आ गया था और साथ में एक ज़ीरो आ गया था। आपने कहा था ये है डेल्टा क्यूब ऑफ k माइनस k प्राइम और वैक्यूम स्टेट, क्योंकि जो दूसरी टर्म आएगी वो ज़ीरो दे देगी। तो इसको फिर मैंने शॉर्ट करके क्या लिखा था? जब k और k प्राइम को इंटीग्रेट कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 1/2 पाई टू द पावर 3/2 2k0 प्राइम, इसका अंडर रूट इंटू ई टू द पावर माइनस आयोटा, नहीं k प्राइम की जगह k लिख रहा हूँ, आयोटा k डॉट x। 3 वेक्टर बराबर हैं तो 4 वेक्टर भी बराबर हैं। इसका मतलब है जब भी 5 प्लस किसी पार्टिकल पे लगता है, किसी भी स्टेट पे लगता है जिसमें कोई पार्टिकल मौजूद हो, तो जो पार्टिकल का मोमेंटम होता है वो एक्सपोनेंशियल के ऊपर आ जाता है, और या ज़ीरो है क्योंकि स्टेट तो एग्जिस्ट कर रही है ना, वो एक्सपोनेंशियल के ऊपर आ जाता है और नीचे वही 2k0 में आ जाता है। ये क्लियर है ना बात? अब इसी को जनरलाइज करते हैं। अब बार बार लंबा चौड़ा काम नहीं हम करेंगे, दोबारा इनको लिखें, डायरेक्ट लिखने की कोशिश करेंगे। अगर ये लिखा होता 5 प्लस ऑफ x 5 प्लस ऑफ x k1 और k2, तो क्या जवाब आता? पहले आप ये कह सकते थे कि जी ये 5 प्लस इसको एनहीलेट करे और ये वाला इसको एनहीलेट करे, यही हो सकता था ना, क्योंकि इसकी जगह ए डैगर लिखते थे ना। याद है कल भी 4 टर्म इसीलिए आई थी ना। तो ज़रा देखें इसका जवाब क्या हो सकता है। इसका एक आंसर तो हो सकता है कि दिस इज इक्वल टू 1/, यही एनालॉजी लगाएं जो मैंने अभी कही है, 1/2 पाई 3/2 अंडर रूट 2k10। क्या मैंने कहा था? जो स्टेट का मोमेंटम होता है वो इधर भी आ जाता है डिनोमिनेटर में भी और एक्सपोनेंशियल के ऊपर भी, इंटू ई टू द पावर माइनस आयोटा k1 डॉट x। एग्री करते हैं ना मेरी इस बात से? इसको जब इस पे लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? यही फैक्टर 1/2 पाई टू द पावर 3/2 ई टू द पावर इंटू 2k20 स्क्वायर रूट ई टू द पावर माइनस आयोटा k2 डॉट x। ठीक लिखा है? लेकिन आप कहते हैं मुझे कि भाई ये दोनों तो आपस में कम्यूट करते हैं ना, सेम है, इनडिस्टिंग्विशेबल हैं। अगर ये इनडिस्टिंग्विशेबल है तो k1 k2 k1 के बराबर भी था ना। तो आप कहते हैं
क्या हुआ? मैं अभी वो एंड पे लिखूंगा, अभी तो एक लिखा ना। दूसरा मुझे आप ये भी कह सकते थे कि भाई नहीं, ये इसको एनहिलेट करता, ये इसको करता। मैं कहता ये भी पॉसिबिलिटी है, तो इसका मतलब है यही टर्म मुझे एक दफ़ा फिर लिखनी पड़नी थी, यही टर्म मुझे दोबारा लिखनी पड़नी थी। सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा था, K1 और K2 का रोल चेंज हो रहा था, बाकी तो कोई चीज़ चेंज नहीं हो रही थी ना। यही चीज़ मैं दोबारा लिख सकता था एक दफ़ा। तो इसका मतलब है इसके साथ एक फैक्टर ऑफ 2 आ रहा था ना। या अगर ये 2 ना होता, और बेहतर तरीके से आप कर सकते हैं इसको, अगर ये आइडेंटिकल होते तो 2 आ जाता। अदरवाइज क्यों ना एक काम करें, इसको x1 लिख लें, इसको x2 लिख लें, तो यहां पर अब क्या होगा, x1 आ जाएगा, यहां x2 आ जाएगा। अगली दफा क्या है, x1 वाला K2 को एनहिलेट करे तो क्या आ जाएगा आंसर, यही वाला। ये चीज भी कॉमन होगी, ये भी कॉमन होगी, तो फर्क सिर्फ और सिर्फ ये पड़ेगा ना, x1 इज इंटरचेंज विद x2, बाकी तो कोई फर्क नहीं रहा। ठीक मैंने बात की ना, क्योंकि जब ये इसको एनहिलेट करेगा तो आ जाएगा e टू द पावर iota K2 विद नेगेटिव साइन x1, क्योंकि x1 वाला K2 को ख़त्म कर रहा है, और ये क्या करेगा K1 x2। तो ये बिल्कुल इस K1 x1 की x1 और x2 को आपने इंटरचेंज कर दिया। आइडेंटिकल होंगे तो इंटरचेंज की वजह से ऑटोमेटिकली 2 का साइन, 2 का फैक्टर आ जाएगा। याद है कल 5 स्क्वायर थ्योरी में फैक्टर ऑफ 4 आ गया था, क्योंकि इनिशियल में भी यही किया था, फाइनल में भी यही किया था, दोनों से 2 का फैक्टर आया था, 4 ने बाहर कैंसिल कर दिया था। हाँ हाँ हाँ, अभी क्योंकि ये तो इनिशियल स्टेट है ना, इनिशियल स्टेट तो हमने प्रिपेयर कर ली ना। सिर्फ हमारे पास ये डिस्क्रिप्शन नहीं थी कि हम कहते कुछ भी कर सकता ना पहले बाद में, आपको तो किसी ने नहीं रोका ना कि ये करें। और कल हमने क्या किया था, ए डैगर को स्लाइड करके लाए थे आगे आगे आगे, लेकिन ये ज़्यादा बेहतर और इंट्यूटिव वे है, क्योंकि एक दफ़ा हमने करना सीख लिया ना, अब बार बार करने की ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों को। तो ये वो तीसरा तरीका है जो किताबों में किया जाता है। शायद मुझे अब याद नहीं है, मैं गलत हो सकता, लेकिन पेस्कन ने इस तरह भी किया है कि 5 प्लस को लगा के और 5 माइनस को लगा के। पेस्कन एंड श्रूडर ने 2 बंदे थे, ठीक है। चले, कोई सवाल यहां तक अगर हो तो? कोई क्वेश्चन हो? सब ठीक है। अब आते हैं अपनी थ्योरी पे। हमारी थ्योरी में जो इंटरएक्शन टर्म्स थी वो ये वाली हैं। देखिएगा मैंने वैसे ही काम नहीं किया जो आज किया है, किसी वजह से किया है। इस टर्म को देखें ज़रा। सो द रेलेवेंट टर्म इज, सो हमारे पास इनिशियल स्टेट में क्या था, 2 पार्टिकल थे K1 K2। फाइनल स्टेट में 2 पार्टिकल्स हैं जिनका मोमेंटम है K1 प्राइम K2 प्राइम। और क्या था रेलेवेंट टर्म हमारे, हमने कौन सी लिखी है, ये लिखी थी 4C1। सो द, तो हम क्या कैलकुलेट कर रहे थे, हम कर रहे थे SFI2 इज इक्वल टू माइनस आयोटा का स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल। 2 इंटीग्रेशन है D4x1 D4x2। और जो रेलेवेंट टर्म हमने लिखी थी वो ये है 4C1। एक दफ़ा पूरी लिख लेते हैं, बाद में फिर मिटा लेंगे इसको। तो इस तरह करते हैं 4C1 का स्क्वायर 2 दफ़ा है ना, और 3C1 का स्क्वायर, ताकि ये तो कांस्टेंट फैक्टर्स हैं जिनको ख़त्म ही एंड पे नंबर ही है ना, 3 का स्क्वायर। अंदर क्या आ गया, एक प्रोपेगेटर दूसरा प्रोपेगेटर, तो क्या बन गया डेल्टा एफ ऑफ x1 माइनस x2 डेल्टा एफ ऑफ x1 माइनस। और आपको पता है डेल्टा एफ एक इवन फंक्शन था, ये उतना ही ठीक है जितना x2 माइनस x1 हो। ये वाली चीज़ याद है ना आपको, इसके 2 पार्ट्स थे, डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस। x1 और x2 को इंटरचेंज करते थे तो साइन चेंज हो, इसलिए एरो स्केलर के लिए एरो मैटर नहीं करता कौन सी चीज़ किधर जा रही है। बिल्कुल, आप x1 से x2 पे जा रहे हैं, x2 से x1 पे आ रहे हैं, दोनों इक्वली गुड है। फर्मियान के लिए ये डिस्क्रिप्शन नहीं रहेगी आपके पास। अगर एक x1 से x2 आता है, अगर लूप बनता है तो दूसरा x2 से x1
एग्जैक्टली वहाँ निकलते ही उल्टा बन गया, एक माइनस साइन भी आता है साथ में। अच्छा, साथ में यहाँ पर क्या आएगा, K1 K2, वो भी कुछ दिनों में हो जाएगा, K1 प्राइम K2 प्राइम। सो K1, अच्छा यहाँ वेक्टर्स, क्योंकि मैं नोटेशन कंसिस्टेंट रखना चाह रहा हूँ, हालांकि ना भी लगता तो खैर अब हमें पता चल ही गया, लेकिन चले K1 प्राइम K2 प्राइम। अंदर क्या चीज़ लिखी हुई है, नॉर्मल ऑर्डर है 5 स्क्वेयर्ड x1 का, और 5 स्क्वेयर्ड, चलें एक दफ़ा लिख लेते हैं, 5 स्क्वेयर्ड x1 और 5 स्क्वेयर्ड x2, और क्या साथ में आएगा, हाँ K1 K2। गुड, कुछ भी नहीं हमें सॉल्व करना, ये सारा कुछ तो उसी तरह पड़ा रहेगा जो है। मैं इस तरह करता हूँ, सारे फैक्टर्स को ना सिंप्लीफाई करके एक दफ़ा बाहर लिख लेता हूँ इस सारी चीज़ को, जो चीज़ है ये। एक चीज़ मैं भूल गया था, वो था, और आज आपने भी नहीं बताया, क्या भूला हूँ क्या थी वो, माइनस लैम्डा ओवर 4 फैक्टोरियल का स्क्वेयर्ड। गुड, तो आंसर क्या आ गया इसका, माइनस आयोटा का स्क्वेयर्ड क्या हुआ ओवर 2 फैक्टोरियल। अच्छा, 1 ओवर 4 फैक्टोरियल के स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 ओवर 4 3 2। ये एक दफा आया और यही दूसरी दफा भी आएगा। 4c1 के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और 4 माइनस 3 1 फैक्टोरियल, तो 4। हाँ, तो ये ऊपर क्या बन गया, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर यहां से आ गया, यहां से क्या आ गया, 3 का स्क्वायर आ गया, d4x1 d4x2। अगर आप देखें तो कितने मैजिकल कोएफिशिएंट्स निकल के आते हैं ना सारे। सारा कुछ पूरा हो गया, ऑलराइट। चलें, यहां पर आ गया K1 वेक्टर प्राइम K2 वेक्टर प्राइम। क्वांटम फील्ड थ्योरी करते हुए बस आपने एक चीज याद रखनी है, वो ये है कि काम करने से डरना नहीं। खैर, माइनस आयोटा लैम्डा स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस माइनस, ये माइनस का स्क्वायर प्लस आयोटा, लेकिन नेट आंसर माइनस ही रहेगा ठीक है। तो अच्छा, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैं, कितने लोग मेरे साथ एग्री करते हैं कि इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 5 माइनस ऑफ x1 प्लस 5 प्लस ऑफ x1 इसका स्क्वायर। अब मैं जुनैद की बात याद आती है कि अगर बोर्ड बड़ा होता ना, है ना, यहां पर क्या आएगा, 5 माइनस ऑफ x2 प्लस 5 प्लस ऑफ x2 इसका स्क्वायर, और साथ में क्या आ जाएगा K1 वेक्टर K2 वेक्टर। चलें जी, क्या क्या करता है, सब खत्म हो गई है, सिर्फ और सिर्फ फैक्टर ऑफ 4 रह गया। इसकी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस टर्म को ज़रा देखते हैं, क्योंकि हमें तो सिर्फ सॉल्व इसको करना है ना। इसमें बहुत सारी टर्म्स हैं, कितनी टर्म्स हैं, 4 और 4 16, 4 को 4 से ज़रब दे, 16 टर्म्स बनती हैं। लिखते हैं, सारी नहीं लिखेंगे, लेकिन जो काम किए हैं वो लिखेंगे। ये ज़हन में रखना है कि 2 पार्टिकल फाइनल से ख़त्म करने हैं, 2 इनिशियल से ख़त्म करने हैं, वैक्यूम टू वैक्यूम में लेके जाना है, क्योंकि हमारी चॉइस ही वैक्यूम टू वैक्यूम है। बाकी कोई स्टेट नॉर्मलाइज हो ना हो, वैक्यूम नॉर्मलाइज्ड है, ठीक है ना। तो और कंप्लीटनेस में सबसे मिनिमम स्टेट वही थी। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 5 माइनस इसके स्क्वायर को खोलूंगा मैं, इसके भी स्क्वायर को खोलूंगा,
तो लेट मी कैलकुलेट दिस टर्म इस सो लेट्स कैलकुलेट ये प्लीज़ आप ये फैक्टर लिख के रख लीजिएगा, एंड ऑफ द डे हमें चाहिए होंगे क्योंकि मैं जब मिटा दूंगा ये चीज़ें ना। सो लेट्स कैलकुलेट 5 minus x1 प्लस 5 प्लस x1, इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसका स्क्वायर्ड और 5 माइनस x2 प्लस 5 प्लस x2 इसका स्क्वायर्ड। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? सो आई कैन राइट इट एज 5 माइनस x1 5 माइनस x2 सॉरी स्क्वायर खोल रहा हूँ, 5 माइनस x1 5 माइनस x1 इसका स्क्वायर किया, स्क्वायर खोला ना, प्लस 5 माइनस x1 5 प्लस x2 ऑपरेटर है ना, मैं इनका अभी आगे पीछे नहीं करूँगा। क्या किया? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर खोल रहा हूँ ना, a प्लस b का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab होता है अगर नंबर्स हों, या 2ab की बजाय यहाँ पर आ जाता है 5 प्लस x1 5 माइनस x2। ठीक है, बिल्कुल सही। एंटी कम्यूटेशन में इसलिए नहीं लिख रहा था खबाब कि ये एक x1 पे और एक x2 पे, हाँ ठीक है ना, प्लस सॉरी यार मैं x2 के लिख रहा हूँ, सारे x1 पे ही है ना, हाँ तुम भी ठीक कह रहे थे खबाब, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। 5 प्लस x1 5 प्लस x1, तो ये चार टर्म्स आ गई एक से, ठीक है ना। चाहूं तो मैं लिख सकता हूं इन 2x1 गोज टू x2, लेकिन नहीं लिखूंगा, एक दफ़ा सारी लिख देता हूं। यहां पर फिर चार आएंगी, 5 माइनस x2 5 माइनस x2 प्लस 5 माइनस x2 5 प्लस x2 प्लस 5 प्लस x2 5 माइनस x2 और आखिरी टर्म क्या बच गई, प्लस 5 प्लस x2 5 प्लस x2। वेरी गुड, फेयर एनफ, वेरी वेल डन। कोई किसी का क्वेश्चन हो यहां तक अगर तो प्लीज पूछ लें, अगर किसी का कोई सवाल है तो। ट्रिक के लिए भी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं तो पहली दफ़ा करना ही पड़ेगा ना, है ना, क्या ख्याल है? तो ये पहली दफ़ा ज़िंदगी में कर रहे हैं, बाद में ट्रिक बनते रहेंगे, ठीक है ना। हाँ, फाइनमैन रूल इसीलिए तो बनाया ना फाइनमैन ने, उसने कहा छोड़ें यार ये सारे फजूल काम करने को, लेकिन फाइनमैन रूल इसलिए भी बन गए कि पहले लोगों ने ये तरीका निकाला हुआ था। पेपर में मैं पूछूंगा इस तरह के, आपके पास चॉइस नहीं होगी। हाँ नहीं आता है, मैं लिखता हूँ ये डायग्राम्स हैं, फाइनमैन रूल से इनके एम्पलीट्यूड लिख के दिखाएं क्या होंगे, तो वो दोनों चीज़ें आएंगी। मैं इतनी चीज़ें कर रहा हूँ तो ऐसा तो नहीं होगा ना, क्या है ना, वैसे भी टीचर की आदत होती है कि वो जो कराता है उससे बहुत मुश्किल पूछता है। मैं तो करा भी लंबी लंबी चीज़ें रहा हूँ तो मुश्किल तो नहीं पूछूंगा, इससे लंबी ही पूछूंगा। 4th ऑर्डर है, 5 4 तो अच्छा, हाँ ये नहीं जुनैद 5 भी नहीं लगेंगे, 5 भी नहीं लगेंगे, बहुत टाइम लगेगा। हाँ लेकिन पता है क्या है, गलत होगी तो फाइनमैन, मैं ये तरीका करता हूँ कि फाइनमैन रूल्स पहले साइड पे लिख के रख लेता हूँ, देखता हूँ यार वैसी चीज़ें बन रही हैं नहीं बन रही ना। मार्क स्कीम पहले ही होती है पास 4 घंटे का। नहीं वो पेपर की फिक्र ना करें, वो अगर चीज़ समझ आ गई तो किसी भी तरीके से पूछी जाए आप बता लेंगे, ना समझ आई तो किसी भी तरीके से पूछी जाए तो नहीं बता सकेंगे। ये फैक्टर प्लीज़ आपने लिख के रख लेने हैं, ठीक है।
अच्छा ज़रा अब हमने क्या करना है, इनको नॉर्मल ऑर्डर करना है, इधर भी 2 डॉट्स लगाने हैं। तो मैं अगले स्टेप पे क्या करूँगा, ये नॉर्मल ऑर्डर में इनको करने लगा हूँ सारों को। ये ले 16 टर्म्स हैं। 16 टर्म्स में से हमें वो देखनी है टर्म्स जिनमें 2 फाई माइनस आए और 2 फाई प्लस आए, उसके अलावा कोई टर्म ना आए। पहली टर्म देखें क्या होगी। सो हमारे लिए रेलिवेंट क्या है, वी नीड 2 फाई माइनस ऑफ एक्स एंड 2 फाई प्लस ऑफ एक्स ओनली। बाकी सारी की सारी टर्म्स हमारे लिए क्यों, वो जीरो जवाब देंगी, क्योंकि 2 पार्टिकल एनहिलेट करनी है, कोई 3 कर रही होगी, कोई 4 कर रही होगी, कोई 1 कर रही होगी, तो सारी बाकी उसके अलावा जीरो ही देंगी। सिर्फ और सिर्फ एक यानी वही होंगी जिनमें 2 हैं। तो पहली टर्म देखें क्या है, पहली टर्म है ये वाली 5 माइनस x1 5 माइनस x1 5 प्लस x2 5 प्लस x2। एग्री करते हैं, नॉर्मल ऑर्डर में ऑलरेडी लिखी हमने इस तरह है। तो पहली टर्म क्या होगी, सो दिस इज इक्वल टू, यानी ये वाला इनका प्रोडक्ट जो है, इसमें पहली टर्म है 5 माइनस x1 5 माइनस x2 सॉरी 5 माइनस x1 5 माइनस x1 5 प्लस x2 5 प्लस x2। आप मुझे कह सकते थे नहीं भाई बिल्कुल आप ठीक नहीं कह रहे, ये भी टर्म तो हो सकती थी ना, ये इसके साथ हो सकती थी ना। नॉर्मल ऑर्डर करते हुए क्या करना था, इसको उठा के उधर लिख देना था। लेकिन अगर आप इस टर्म और इस टर्म को कंपेयर करें तो सिर्फ और सिर्फ x1 और x2 इंटरचेंज हो रहे हैं। अब 5 माइनस वालों में x2 आ रहा है, 5 प्लस वालों में x1 आ रहा है। तो इसका मतलब है यही टर्म प्लस x1 इज इंटरचेंज विद x2। ये भी बड़ी ब्लेसिंग है ना, कि x1 गोज टू x2। और टर्म कौन सी आ सकती थी, आप में से मुझे बता सकते हैं। ये देखें 5 माइनस x1 5 प्लस x1, इधर से कौन सी चूज करें, 5 माइनस x2 5 प्लस x2। तो क्या करूं मैं, ये प्लस 5 माइनस x1 5 माइनस x2 5 प्लस x1 और 5 प्लस x2। लेकिन आप कहते हैं नहीं भाई आपने ये चूज की है ना, ये वाली, आप अगर ये चूज करते तो क्या होता, नहीं सॉरी मैंने कौन सी चूज, ये वाली ना, तो क्या होता x1 और x2 इंटरचेंज ही होते हैं ना। इसका मतलब है यही टर्म, क्योंकि ये देखें ना 5 प्लस x1 ये मैंने चूज की है, अगर मैं ये चूज करता 5 प्लस x1 5 माइनस, तो इसके साथ बल्कि उसी के साथ में अगर अगली टर्म चूज कर लेता तो इंटरचेंज हो जाते। तो प्लस ऐसी ही एक टर्म जिसमें x1 गोज टू x2 है। समझ लेंगे, ये चीज करके देख लेंगे या नहीं। और ऐसी 4 टर्म्स बननी चाहिए वैसे जी। कैसे वाली, एक जैसी बनेगी, x1 और x2 को इंटरचेंज करेंगे आप, बस और कुछ नहीं होगा। मैं लिख देता हूं, आप इसको वेरीफाई कर लीजिएगा क्योंकि इसमें टाइम बच जाएगा सारा ना। तो और क्या बनी, 5 माइनस x1 5 माइनस x2 5 प्लस x2 5। जी क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हो, अब ठीक है ना। एक और टर्म बनेगी प्लस 5 माइनस x1 5 माइनस x2 5 प्लस x1, ठीक लिखी थी वो भी, 5 प्लस x2। ठीक है ना, प्लस x1 इज इंटरचेंज विद x2। तो यही 6 बचती हैं, बाकी सारी जीरो हो जाती हैं। सिर्फ और सिर्फ यही बचती हैं, बाकी सब जीरो हैं। किसी एक कॉम्बिनेशन के लिए मैं करूंगा, इसके लिए मैं करूंगा। असाइनमेंट आपकी है कि इन 2 टर्म्स के लिए आपने खुद करना है।
इसका मतलब है यहां तीन पॉसिबिलिटीज हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये थी जिसमें दोनों x1 पे हों 5 माइनस और दोनों 5 प्लस x2 पे हों। एक ये थी कि एक 5 माइनस x1 पे हो, एक 5 माइनस x2 पे हो, 5 प्लस x2 5 प्लस x1 और x2 इंटरचेंज हो। एक में था कि नहीं ये वाले आपस में इंटरचेंज हों और ये वाले भी इंटरचेंज हो, तो डजेंट मैटर। खैर है, कोई बात नहीं, यू कैन डू इट। चेक कर लीजिएगा, वेरीफाई कर लीजिएगा, जो भी जवाब आता है। ना हुआ तो मैं आपको ये दे दूंगा, मैंने जो कैलकुलेशंस की हुई हैं, आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं सिर्फ इनमें से एक टर्म पिक करूंगा, ये वाली। सो मैं सिर्फ इस टर्म के लिए सॉल्व करूंगा, तो ज़रा देखें जवाब क्या आता है। अब सब कुछ मिटा देते हैं, ये टर्म लिखी रहने देते हैं। ठीक, बाकी सारा मैं मिटा रहा हूँ। अब सारे कांस्टेंट फैक्टर्स बाहर पड़े हैं, उनको भी मैं छोड़ दूंगा। और अभी आपने एक चीज़ कैलकुलेट की, अगर आपको याद हो तो, इस लेक्चर के शुरू में मैंने एक चीज़ आपको बताई थी। मैंने क्या बताया था आपको अभी थोड़ी देर पहले ही? एग्जैक्टली मैंने अभी आपको एक चीज़ बताई थी इस लेक्चर में कि अगर आप ये चीज़ कैलकुलेट करें कि 1 प्राइम K2 प्राइम इंटू ये वाली चीज़ 5 माइनस x1 5 माइनस x2 और 5 प्लस x1 5 प्लस x2 K1 K2 इंटू प्लस x1 is interchanged with x2। याद है ना, हमने अभी किया था ये तो आपने कल सॉल्व की थी। फर्क सिर्फ और सिर्फ इतना था कि कल सारी x पे थी, आज एक x, 2 x1 पे हैं, 2 x2 पे हैं। क्या जवाब आएगा इसका, कौन बताएगा? कोई आप में से मुझे बता सकते हैं इसका डायरेक्टली आंसर, जो इस लेक्चर के शुरू में मैंने बात की थी उसको मद्देनजर रखते हुए? जी, इससे एक डिराक डेल्टा फंक्शन आएगा और सेकंड टर्म से दूसरा डिराक डेल्टा फंक्शन, और इससे डिराक डेल्टा और दूसरे से। लेकिन सिर्फ 2 आएंगे या 4 आएंगे? 4। क्यों? वही टेक्निक, ये K1 पे लगे, ये K2 पे लगे। अच्छा ये सॉरी, ये मैंने कुछ गलत कर दिया ना, ये भी x1 है, ये भी x2 है, सॉरी ये मैं कह रहा था ना। क्या है, मुझे मेरे लिए आसानी अब यहाँ पर ये इस पे लग सकता है और ये इस पे लग सकता है, या अदर वे राउंड भी हो सकता है। और हर चीज़ क्या देती थी? 1/2 पाई क्यूब 2K0। इसका मतलब आपके पास क्या आंसर आया? आपके पास आंसर आया एक फैक्टर ऑफ 2 यहाँ से आएगा, क्योंकि 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है ना। एक फैक्टर ऑफ 2 यहाँ से आएगा, 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो एक फैक्टर ऑफ 4 आ गया। 4 टाइम्स 1/2 पाई क्यूब 2, पहले इसको लिखते हैं, 2K10 प्राइम अंडर रूट 1/2 पाई क्यूब 2K20 प्राइम। यहां से क्या आंसर आ जाएगा? e⁻⁻i K1 प्राइम प्लस K2 प्राइम डॉट x1। ठीक लिखा ना? क्यों? क्योंकि इससे भी e⁻⁻i नहीं, जब ये माइनस होता था तो यहाँ प्लस था, सॉरी। ठीक है, तो क्या आ गया? e⁻⁻ K1 प्राइम डॉट x1 आयोटा K2 प्राइम डॉट x1 प्लस अच्छा तो इसके लिए भी यही होगा, 1/2 पाई टू द पावर 3 2K10 स्क्वायर रूट, फिर एक दफ़ा यही फैक्टर 1/2 पाई क्यूब 2K20 इसका स्क्वायर रूट इंटू e⁻⁻i K1 प्लस K2 डॉट x2 प्लस x1 इज इंटरचेंज विद x2। काफी आसानी होगी हमें।
अब मैंने क्या किया, इसी में x1 और x2 को इंटरचेंज करना है मैंने। तो अगर मैं वो भी लिखूं साथ में टर्म्स, तो देखें ज़रा क्या बन गया। मैं लिख दूं सारी टर्म्स एक दफ़ा और, तो आंसर क्या आ गया यहाँ पर। यार इस सारे फैक्टर को कोई नाम ना दे लें, हर दफ़ा जो इतना लंबा चौड़ा फैक्टर लिखते हैं, क्यों ना मैं इसका नाम रख लूँ। मुझे नहीं पता कि क्या नाम रखूँ। एक काम कर सकते हैं, 1 प्राइम पार्टिकल जो प्राइम वाले हैं और जो पार्टिकल जो अनप्राइम वाले हैं वो रख लेते हैं। एक काम करते हैं, इसका नाम रख लेते हैं, नहीं एस तो रखा हुआ है मैट्रिक्स का, वो पी प्राइम भी है ना, मोमेंटम है ना, सारी चीज़ों में फंस गए हैं। चल एक काम करते हैं, दिस इज K10 प्राइम टिल्डा, क्योंकि इसमें K10 प्राइम आ रहा है, साथ में कांस्टेंट फैक्टर्स हैं। इसका नाम रख लेते हैं K20 प्राइम टिल्डा, ठीक है। वो डी क्यूब वगैरह नहीं है, ठीक है ना जुनैद, ठीक है, एग्री करते हैं। नाम ही देना जो मर्जी दे लें, आपका भी दे सकते थे लेकिन जे प्राइम भी रख लेते, लेकिन है ज़रूर, हाँ मुझे यकीन है। K10 K20 टिल्डा, यहां पर क्या आ गया, e⁻⁻i K1 प्राइम प्लस K2 प्राइम डॉट x1। यार पता नहीं क्यों मैं ऑब्सेस्ड टू माइनस से, यहाँ प्लस आने, और यहाँ पर e⁻⁻i K1 प्लस K2 डॉट x2 प्लस x1 इज इंटरचेंज विद x2, तो मैं वो भी लिख देता हूँ, प्लस e⁻⁻i K1 प्राइम प्लस K2 प्राइम डॉट x2। पता चले एंड पे सारा कुछ गलत हो जाए फिर दोबारा कर लेंगे, कोई मसला नहीं, इंटू e⁻⁻i K1 प्लस K2 डॉट x1। मैं बाय 4 का फैक्टर बिल्कुल लिखूंगा जुनैद, वो तो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सारे स्टैटिस्टिकल फैक्टर बड़े इंपॉर्टेंट हैं। बस काम हो गया आपका सारा। आज अब SFI2 कैलकुलेट करना क्या प्रॉब्लम है आपके लिए, याद है SFI2 क्या था, SFI2 इज इक्वल टू प्लस आयोटा लैम्डा का स्क्वायर्ड ओवर 8 बचा था ना, एक 2 था और एक 2 फैक्टोरियल वाले स्क्वायर में भी पड़ा हुआ था, 8 बच गया था, इंटू क्या चीज़ है, इंटेग्रल d4x1 d4x2। अच्छा ये SF1 की पहली टर्म है सिर्फ, इस तरह की 2 टर्म्स और भी हैं ना, तो क्या आंसर आ गया, d4x1 d4x2 डेल्टा fx1 माइनस x2। उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, लेट मी राइट इट एज d4q1 ओवर 2 पाई टू द पावर 4 आयोटा ओवर q1 स्क्वेयर्ड माइनस m स्क्वेयर्ड प्लस माइनस आयोटा एप्सिलॉन इंटू e टू द पावर, यहाँ क्या लिखते थे, माइनस आयोटा q1 डॉट x1 माइनस, यही लिखते थे, प्रोपेगेटर में माइनस ही लिखते थे ना। यहाँ दूसरे प्रोपेगेटर के लिए क्या आ जाएगा, d4q2 ओवर 2 पाई टू द पावर 4 e टू द पावर माइनस आयोटा q2 डॉट x1 माइनस x2 इंटू आयोटा ओवर q2 स्क्वेयर्ड माइनस m स्क्वेयर्ड प्लस माइनस आयोटा एप्सिलॉन, क्योंकि एक ही स्केलर थे, सारे मैथ सेम था। अब ये चीज बच गई इंटू 4 टाइम्स, अच्छा ये चले लिख लेते हैं फिलहाल, 4 K10 प्राइम टिल्डा K20 प्राइम टिल्डा K10 K20। हालांकि बड़ी अगली सी नोटेशन है, लेकिन
बस है, बाद में डाल देंगे। खैर अंदर चीज़ क्या बन गई, e टू द पावर, अब मैं फिर एक ही टर्म लिखूंगा, x1 और x2 का इंटरचेंज नहीं लिखूंगा। क्यों? क्योंकि सॉल्व करते वक्त मैंने जब इंटीग्रेट करना है x1 और x2 पे, क्योंकि मैंने एंड ऑफ द डे तो x1 और x2 पे इंटीग्रेट करना है ना, तो उस टर्म को मैं देख लूँगा क्या जवाब आएगा। तो e टू द पावर आयोटा, एक दफ़ा मैंने पूरी लिख के आपको बता दी थी टर्म k1 प्राइम प्लस k2 प्राइम डॉट x1 e टू द पावर माइनस आयोटा k1 प्लस k2 डॉट x2 प्लस x1 इज इंटरचेंज विद x2। तो ये 4 और ये 8 फैक्टर ऑफ 2 रह गया। आस्ता आस्ता बहुत कुछ कैंसिल हो रहा है ना, सारे स्टैटिस्टिकल फैक्टर बड़े नेचुरली कैंसिल हो रहे हैं। अच्छा, अब आप ज़रा ना इस पोर्शन को देखें जो ये वाला है, किसी एक इंटेग्रल को देख लें, बाकी सारे उसी से ही सॉल्व हो जाएंगे। आप सिर्फ और सिर्फ ज़रा ना इसको लिखा रहने दें, इसको देखें, e टू द पावर माइनस आयोटा q2 x1 माइनस आयोटा q1 x1, x1 वाले इकट्ठे कर लेते हैं, x2 वाले इकट्ठे कर लेते हैं, तो क्या आंसर आ गया? यार एक चीज़ मैं भूल नहीं रहा अभी तक, आप में से किसी को याद है कि मैं क्या भूल रहा हूं? एक चीज़ मैं, या नहीं कुछ भी नहीं भूल रहा, चले नहीं भूल रहा, चले बाद में पता चले, भूल के तो लगा लेंगे। खैर D3K और D3K1 वगैरह पे मैं इंटीग्रेट कर चुका हूँ ना, उन पे मैं इंटीग्रेट कर चुका हूँ, फिर कुछ नहीं भूल रहा। ठीक है, सही है, चले, जो मैंने कहा समझे बिल्कुल गलत कहा। वो डेल्टास डाले थे, आज आए नहीं ना, तो वो तसल्ली नहीं हुई। तो अभी हमें सैफ कह रहा था कोई आसान ट्रिक करने के बावजूद लग रहा था कुछ भूल रहे हैं। अच्छा, x1 वाले इकट्ठे कराओ ज़रा, क्या आंसर आएगा? इस तरह करें, सिर्फ एक्सपोनेंशियल फैक्टर्स को देखें। तो इस तरह करते हैं, d4, पहले एक्सपोनेंशियल फैक्टर्स को देखते हैं, ज़रा इस चीज़ को देखें क्या देगा ये, d4x1 d4x2, क्योंकि मैं चाहता हूं पहले x1 और x2 पे इंटीग्रेट करूं। तो यहां से क्या आएगा, पहले से क्या आएगा, e टू द पावर माइनस आयोटा q1 प्लस q2, और साथ में क्या आ गया, k1 प्राइम प्लस k1 जी, माइनस कॉमन लिया हुआ है, माइनस k1 प्राइम प्लस, नहीं यहाँ माइनस है ना ऑलरेडी, ओ सॉरी, अच्छा माइनस k1 प्राइम माइनस k2 प्राइम, ठीक है, थैंक यू, ठीक है, थैंक यू, जो भी है। दूसरी टर्म क्या बनी है, अच्छा डॉट इसमें क्या है, x1 है। दूसरी टर्म क्या बनी, e टू द पावर आयोटा, अच्छा ये माइनस माइनस आयोटा ही मैं बाहर लिखता हूँ, अगर ये माइनस आयोटा है तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गए। सो दिस इज इक्वल टू e टू द पावर प्लस आयोटा q1 प्लस q2 माइनस k1 माइनस k2। डॉट x2, ठीक है भाई, कुछ गलत तो नहीं किया मैंने? अच्छा, इसका आंसर आ गया। सो दिस इज इक्वल टू, अगर मैं x1 पे इंटीग्रेट कर दूं तो ये आ जाएगा 2 पाई टू द पावर 4 डेल्टा 4 ऑफ q1 प्लस q2 माइनस k1 प्राइम माइनस k2 प्राइम, और ये भी डेल्टा फंक्शन ही है, 2 पाई टू द पावर 4 डेल्टा 4 ऑफ q1 प्लस q2 माइनस k1 माइनस k2 प्लस x1 गोज टू x2, है ना, तो उसका क्या करूं,
फैक्टर ऑफ 2 आ जाएगा बाहर। क्यों? x1 x2 में अगर इंटरचेंज कर भी देंगे इनमें तो एक और डेल्टा फंक्शन आएगा। चलो यहाँ लिख लें प्लस x1 इज इंटरचेंज विद x2। तो x1 और x2 को इंटरचेंज करें तो ये x2 हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा। वंस अगेन यही डेल्टा फंक्शन देंगे। देखें कितना बुरा लग रहा था ये फैक्टर ऑफ 2 नीचे लिखा हुआ है ना, वो भी गया। तो चलें अब ज़िंदगी सहल हो गई। लिखवाएं क्या जवाब आएगा? कोई क्या बताए, क्या आंसर आएगा बताइए जल्दी से। कुछ मैं खा लूँ। क्या आएगा आंसर? चलें बोलें। अब तो यार मैंने सारा कुछ छोटा करके लिखवा दिया आपको। तो ये फैक्टर ऑफ 2 ये तो गया। दो डेल्टा फंक्शन है, लिख लेते हैं एक दफ़ा। तो चलें आंसर आ गया SFI2 की सिर्फ पहली टर्म का, सिर्फ और सिर्फ पहली टर्म का। ये कामा 1 का मतलब है सिर्फ फर्स्ट टर्म है। तो इसका आंसर आ गया आयोटा लैम्डा का स्क्वायर। बड़ा अच्छा लग रहा है मैं लिखा हुआ है ना। दो वर्टेक्स थे तो दोनों पे कपलिंग आयोटा लैम्डा थी, इनटू D4Q1 कौन से वाला कैंसिल करूं? नहीं अभी नहीं करना। नहीं अभी नहीं, सब कुछ कैंसिल थोड़े करना है, कुछ ना कुछ तो रखना भी है ना। एक रखना है ना, सारे नहीं कैंसिल करने। फिर इनटू 2 पाई टू द पावर 4 डेल्टा 4 ऑफ। यार अगर आप मुझे इजाज़त दें तो इसको मैं छोटा करके लिख लूं। अगर Q1 प्लस Q2 माइनस K1 प्राइम माइनस K2 प्राइम इंटू 2 पाई टू द पावर 4 डेल्टा 4 ऑफ Q1 प्लस Q2 माइनस K1 माइनस। ठीक है, दो चीज़ें रहती हैं प्रोपेगेटर्स, बिल्कुल। तो वो लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा। आयोटा ओवर Q1 स्क्वेर्ड माइनस m स्क्वेर्ड प्लस आयोटा एप्सिलॉन आयोटा ओवर Q2 स्क्वेर्ड माइनस m स्क्वेर्ड प्लस माइनस आयोटा एप्सिलॉन। चलें जी, अब जिस तरह आप क्या, अच्छा वो K1 0 प्राइम K2 0 प्राइम वाले फैक्टर्स हैं, वो तो है ही है ना साथ में। K1 0 प्राइम K2 0। अच्छा इसको इंटीग्रेशन से बाहर ही लिख लेना चाहिए था, लेकिन चले अब लिख दिया, यहाँ तो जगह नहीं थी तो, वरना बाहर इनका कोई इंटीग्रेशन से ताल्लुक नहीं है। अब आप बताएं अगर मैं Q2 पे इंटीग्रेट करता हूं, ये इस एक डेल्टा फंक्शन को मैं ख़त्म कर देता हूं तो क्या जवाब आ जाएगा? अगर मैं Q2 की जगह इंटीग्रेट कर दूं तो उसकी जगह Q1 माइनस K1 प्राइम माइनस K2 उलट हो जाएगा ना, माइनस Q1 हो जाएगा ना। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं फिर? इसका मतलब है सो दिस इज इक्वल टू आयोटा लैम्डा स्क्वेर्ड D4Q1 ओवर 2 पाई टू द पावर 4। मैं Q2 पे इंटीग्रेट कर रहा हूं तो आयोटा ओवर Q1 स्क्वेर्ड माइनस m स्क्वेर्ड प्लस माइनस आयोटा एप्सिलॉन आयोटा ओवर Q2 पे इंटीग्रेट करता हूं मैं, यहां से करता हूं। चलें तो क्या आंसर आ जाएगा Q2 की जगह? K1 प्लस K2 माइनस Q1 तो आ गया, या कोई फर्क नहीं पड़ता था, Q माइनस लिख लेता क्योंकि स्क्वायर ही था ना। तो ये आ गया K1 प्लस K2 माइनस Q1 होल का स्क्वायर माइनस m स्क्वायर प्लस माइनस आयोटा एप्सिलॉन।
इंटू 2 पाई टू द पावर 4 डेल्टा 4 क्या बन गया देखें, Q2 की जगह मैं क्या लिख रहा हूं, सो Q2 इज इक्वल टू K1 प्लस K2 माइनस Q1, यहां डालें K1 प्लस K2 माइनस Q1 तो Q1 कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल सही चीज आई है, K1 प्लस K2 माइनस K1 प्राइम माइनस K2 प्राइम। एक्सटर्नल लाइंस बस वो रहेगी ना, K1 0 प्राइम टिल्डा, K2 0 प्राइम टिल्डा, K1 0 टिल्डा, K2 0 टिल्डा। अच्छा ये उतना ही ठीक है ये चीज़ जितनी इनमें, अगर मैं इसमें मोमेंटस के साइन बदल दूं सारे, यानी ये वाला डेल्टा फंक्शन मैं सिर्फ एक दफ़ा लिख के दिखाना चाह रहा हूं आपको अगले स्टेप पे, कि ये उतना ही सही है जितना जो मैं आखिरी इक्वेशन लिखने लगा हूं ना अब, वो ठीक है। अब मैं सारी चीज़ें ना डालूंगा, ये जो K0 प्राइम K0 वगैरह लिखे हुए थे साथ में, आंसर आ गया आयोटा लैम्डा का स्क्वायर्ड 1 ओवर 2 पाई क्यूब 2 K1 0 इसका स्क्वायर रूट 1 ओवर 2 पाई क्यूब 2 K2 0 इसका स्क्वायर रूट 1 ओवर 2 पाई क्यूब 2 K1 0 प्राइम इसका स्क्वायर रूट और 1 ओवर 2 पाई क्यूब 2 K2 0 इसका प्राइम इसका स्क्वायर रूट, ठीक है जी, इंटू D4Q ओवर 2 पाई टू द पावर 4 आयोटा ओवर Q1 स्क्वेर्ड माइनस M स्क्वेर्ड प्लस माइनस आयोटा एप्सिलॉन। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, आयोटा ओवर Q1 स्क्वेर्ड माइनस K1 प्लस K2 होल का स्क्वेर्ड, सॉरी Q1 का स्क्वेयर नहीं करना था, बिल्कुल ठीक है, थैंक यू, सही लिखा है ना मैंने, माइनस साइन कॉमन लिया ना इसमें से, स्क्वेयर से तो फर्क नहीं पड़ना, माइनस M स्क्वेर्ड प्लस माइनस आयोटा एप्सिलॉन, एग्री करते हैं मेरी इस बात से, इंटू 2 पाई टू द पावर 4, आई एम ऑलमोस्ट डन, डेल्टा 4, इसमें भी मैं साइन उलट लेता हूँ, मुझे ये लिखा ज़्यादा अच्छा लगता है, K1 प्राइम माइनस K2 प्राइम प्लस K1 प्लस, बिल्कुल इंटीग्रेशन Q1 पे, बिल्कुल सही, थैंक यू, बिल्कुल सही, शुक्रिया। अच्छा अगर देखा जाए तो ये लिखा हुआ है जैसे टोटल फाइनल मोमेंटम है और ये टोटल इनिशियल मोमेंटम है ना, यही लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है ये तो प्लस K2 प्राइम, हाँ प्लस होता है, ठीक है, और यहाँ माइनस मैंने लिखना था और यहाँ पर ये लिखना था, ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, थैंक यू। अच्छा ये सम ऑफ द फाइनल मोमेंटा है, ये सम ऑफ इनिशियल मोमेंटा है, तो ये लिखा हुआ PF माइनस PI, ये क्या बता रहा है आपको, दिस टेल्स यू दी एनर्जी मोमेंटम कंजर्वेशन। अगर इसको आप स्ट्रिप ऑफ कर दें, इसको फाड़ के परे फेंक दें, तो बाकी सारा एम्पलीट्यूड लिखा हुआ है आयोटा के साथ, एक आयोटा ए लिखा हुआ है। अब इस एम्पलीट्यूड पे ज़रा गौर करें, थोड़ा सा लिखे बगैर, दो पार्टिकल आ रहे थे, दो पार्टिकल जा रहे थे, हर एक के लिए 1/2 पाई क्यूब 2K0 का फैक्टर है, 4 फैक्टर्स हैं। एक पार्टिकल, दो पार्टिकल x1 पे आ रहे थे, x2 पे जा रहे थे, तो दो प्रोपेगेटर भी हैं, दो कपलिंग के वर्टेक्स भी हैं। ज़रा उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं एक पार्टिकल है, चलें दिखा देते हैं कि वो आ रहा है विद मोमेंटम K1, एक पार्टिकल विद मोमेंटम K2 आ रहा है, और क्या हो रहा है, यहाँ से दो पार्टिकल जा रहे हैं, एक पार्टिकल K1
प्राइम मोमेंटम के साथ जा रहा है और दूसरा K2 प्राइम मोमेंटम के साथ इधर जा रहा है। मैं स्केलर के लिए यूजुअली हम एरो नहीं लगाते, लेकिन मैं 3 मोमेंटम लिख रहा हूँ, मुझे पता है 4 मोमेंटम भी यही है, एनर्जी मोमेंटम। एनर्जी स्केलर तो उसकी चूँकि डायरेक्शन कोई नहीं थी। 2 वर्टेक्स आ गए ना, अगर ये x1 होता तो ये x2 होता, तो टाइम एरो किस तरफ है? इस तरफ है। दरमियान में क्या चीज़ है? 2 प्रोपिगेट। देखें ना, आयोटा लैम्डा कपलिंग यहाँ पे भी है, आयोटा लैम्डा कपलिंग यहाँ पे भी है। एक प्रोपिगेटर आपको ये कहता है कि जी ठीक है, आप लेके चले Q1 स्क्वेयर माइनस एम स्क्वेयर, तो इसकी जगह आप लिख सकते हैं आयोटा ओवर Q1 स्क्वेयर माइनस एम स्क्वेयर प्लस माइनस आयोटा एप्सिलॉन। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि Q1 की सारी वैल्यूज पॉसिबल हैं, इसका मतलब उस पर एक इंटीग्रेशन भी अगर नजर आ रही है तो इसका मतलब ये लूप है, वैसे नहीं है। इसका मतलब इसी की वजह से एक और मोमेंटा आ रहा था ऐसे वाला, जो किसके बराबर था? ये था K1 प्लस K2 माइनस, अच्छा इसको ऐसे रहने दें, या माइनस लगाएं या प्लस, ताकि क्लियर हो जाए। ये क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है माइनस Q1 प्लस K1 प्लस, इसका मोमेंटा ये है और इसका मोमेंटा Q1 है। देखें बिल्कुल ठीक बात नहीं हो रही। K1 प्लस K2 आए, Q निकल गया बीच में से, बाकी कितना बच गया? K1 प्लस K2 माइनस Q। अगर इनको ऐड करें आप दोनों को तो एंड पे क्या बचता है? K1 प्लस K2, और वो किसके बराबर है? K1 प्राइम प्लस K2 प्राइम। परफेक्टली फाइन, कोई गलती नहीं है इसमें। अच्छा, अगर ये K1 K2 आए तो यहां पर नेट मोमेंटम कितना पहुंच गया? K1 प्लस K2। अगर यहां Q1 चला गया तो यहां बाकी कितना बच गया? K1 प्लस K2 माइनस Q1। यही बात है ना, ताकि इन दोनों को अगर ऐड करें तो K1 प्लस K2 ही आना चाहिए था ना, और वो किसके बराबर है फिर? K1 प्राइम प्लस K2 प्राइम पे। क्योंकि मोमेंटा लूप आ रहा है तो एक लूप पे इंटीग्रेशन भी है, d4q1 ओवर 2π4। दिस इज अ लूप डायग्राम। फाइनमैन रूल लिख लेंगे, क्लियर ये बात या नहीं? फाइनमैन रूल लिख लेंगे आप इसके। आप हाँ, मैंने ये कहा फर्ज करें अगर मैं ये मान के चलता कि K1 प्लस K2 आए, इधर Q1 चला गया, बाकी कितना बच गया? K1 प्लस K2 माइनस Q1। वो यहां जाके किस में बदल जाएगा? K1 प्राइम प्लस K2 प्राइम में। वही तो एनर्जी मोमेंटम कंजर्वेशन लिखी हुई है ना, ठीक है। तो ये है फाइनमैन डायग्राम, ये एस चैनल डायग्राम है। जो अगली 2 टर्म्स आपने सॉल्व करनी है ना, उनमें एक आएगा, इधर आएगा K1 और फिर आएगा इधर आ लिख लें K1 प्राइम। चलें वो खुद बनाइएगा, मैं नहीं बनाता। कैरियर से क्या मतलब? मैथमेटिकली तो प्रोपेगेटर है, लेकिन ये स्केलर पार्टिकल्स है ना, नहीं, बीच वाला जो मोमेंटम कैरी करेगा वो कौन करके जाएगा? वर्चुअल पार्टिकल्स है, स्केलर पार्टिकल्स है ना। प्रोपेगेटर इज ऑलवेज वर्चुअल पार्टिकल, और ये 2 स्केलर का 2 पॉइंट कोरिलेशन है टाइम ऑर्डर वैक्यूम के दरमियान में, ठीक है ना। वो कैरी करके जाएगा, ये वर्चुअलिटी, ये चीज़। हाँ हाँ, 2 स्केलर पार्टिकल्स थे जिन्होंने आपस में कोरिलेट किया, प्रोपेगेटर बनाया टाइम ऑर्डर प्रोडक्ट के साथ मिलके, और उन्होंने K1 से X1 से चीज़ को उठाया और X2 पे ले गए। इसकी कोई फिजिकल रियलिटी नहीं है, ये एक्सचेंज है, तभी तो वर्चुअलिटी है। तभी तो, क्योंकि हर वो चीज़ आप मेजर करते हैं जिसमें पार्टिकल ऑन अ मैस शेल होता है, जिसमें Q स्क्वायर M स्क्वायर के बराबर होता है। इनमें Q स्क्वायर M स्क्वायर के बराबर नहीं है, इनके सिर्फ इफेक्ट्स मेजर किए जाते हैं और इनके इफेक्ट्स कपलिंग से मेजर किए जाते हैं। तो ये वर्चुअल पार्टिकल है, रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है इसका। दरमियान में एक्सचेंज हुआ था। आप नहीं कहते मैंने उड़ती उड़ती सुनी है, वो किसने सुनाई उड़ती उड़ती? आपको नहीं पता, वो के दरमियान में थी को वर्चुअल पार्टिकल। खैर है, कोई बात नहीं। तो अगर सवाल यही था तो वर्चुअल पार्टिकल्स को हम देखते नहीं, उनके लूप इफेक्ट्स देखे जाते हैं, ठीक है, सही क्यों भाई? अच्छा, ऐसा इंटेग्रल कभी आपने देखा हुआ है या नहीं देखा जिंदगी में? ऐसा इंटेग्रल कभी देखा हुआ है? इस सारे इंटेग्रल में एक बड़ा प्रॉब्लम है, अगर आप इस पे गौर करें।
हाँ, इसमें एक और भी बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर मेरा Q1 बहुत बड़ा हो जाता तो यहां से भी Q1 का स्क्वायर आता, यहां से भी Q1 का स्क्वायर आता, ऊपर 4 Q1 थे, तो ये dQ/Q टाइप चीज बन रही थी विच इज लॉगरिथमिकली डाइवर्जेंट। इसका मतलब है इतना कुछ आपने 5/4 में कर लिया, पर ये तो इन्फिनिटी रखती है अपने अंदर। सवाल समझ आई मैंने क्या कहा? मैंने कहा अगर Q1 बहुत बड़ा होता तो यहां से भी नीचे से क्या आता, रफली देख लेते हैं, यहां से आता Q1 टू द पावर 4 और ऊपर लिखा हुआ है D1 Q टू द पावर 4, इसकी इंटेग्रेशन विच इज इक्वल टू 1/Q1 dQ, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि लिखा हुआ है Q1 क्यूब dQ Q1। अगर आप इनको देखें तो ये लॉगरिथमिकली विद, हालांकि ठीक नहीं मैंने कहा ये बात, लेकिन कोई बात नहीं, अंडरस्टैंडिंग के लिए ठीक है। लॉग ऑफ Q1, अब अगर Q1 इन्फिनिट है तो इन्फिनिट है, जीरो वाले के लिए तो हो ही नहीं सकता, हम अपर लिमिट के लिए सॉल्व कर रहे थे ना, जीरो के लिए कोई इशू नहीं था हमारे लिए। लेकिन अगर माइनस इन्फिनिट है तब भी जीरो है, क्योंकि Q माइनस इन्फिनिट भी हो सकता है और प्लस इन्फिनिट, Q की इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिट है, सारी डोमेन है बिल्कुल। तो चाहे Q माइनस इन्फिनिट होता या प्लस इन्फिनिट होता, दोनों एक्सट्रीम पर लॉगरिथमिकली डाइवर्जेंट थी चीजें। थ्योरी स्केल देगी हमें, देगी, फिक्र ना करो। नहीं, ये कैलकुलेशन मैंने ठीक की है, अभी तक मुझे तो पता ही नहीं ना कि हाँ, क्योंकि ये इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिट से लेकर इन्फिनिट तक है। बिल्कुल सही कह रहे हो, इसमें कोई मेजरेबल चीज़ भी अभी तक नहीं आई। इमेजिन करो, मैं रफली कह रहा हूँ, मैं अब इसको अगले चंद लेक्चर्स में यही चीज़ें करने जा रहा हूँ। ये आयोटा लैम्डा क्या चीज़ है आपको नहीं पता ना। ऐसा नहीं हो सकता किसी तरीके से ये इन्फिनिट वाली चीज़ मैं इसमें छुपा के एक नया लैम्डा डिफाइन कर लूँ, लैम्डा प्राइम, और मैं कहूँ वो मैं मेजर करूँगा, वो ऑब्जर्व करूँगा। दिस इज रीडेफिनेशन ऑफ अ पैरामीटर। हम रीडेफिनेशन तो करते ही आ रहे हैं शुरू से, हैमिल्टोनियन में, नॉर्मल ऑर्डर में, फलां किया तो एक दफ़ा फिर कर लेंगे। तो इसमें मेजरेबल सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है जुनैद, जो आप कह रहे हैं ना, कपलिंग एट द वर्टेक्स। बस आप जब दो इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे की तरफ भेजते हैं तो आप उनके मोमेंटम्स वगैरह नहीं देखते, अगर आपने देखनी होती तो उनकी कपलिंग देखते हैं बस। और आपको कपलिंग बता देती है कि वो कपलिंग की वैल्यू क्या थी, क्योंकि अल्फा 1/137 है एट द हाइड्रोजन लेवल। लेकिन अगर आप डीप प्रोब इन करें तो अल्फा जो है वो बढ़ता जाता है, कम होता है बढ़ता है, बढ़ता जाता है, 1/127 हो जाता है व्हेन यू आर एट द MB²। 5.2 GeV मोमेंटम के साथ प्रोब करें तो इट बिकम्स 1/127, पता नहीं कितना, लेकिन चेंज हो जाता है सिग्निफिकेंट। एक लेकिन कुछ चीज़ें जो नेचर ने बड़ी एलिगेंटली चूज़ की हैं। वाई अल्फा इज़ 1/137। अगर कुछ और होता तो हाइड्रोजन स्टेबल ना होता, हाइड्रोजन स्टेबल ना होता तो कुछ भी ना बनता, बेसिक एलिमेंट है। तो सम हो दिस इज एन एंथ्रोपिक चॉइस, एक चॉइस है, पता नहीं क्यों है, आई डोंट नो। हाँ बिल्कुल, तो इसलिए जितनी भी चीज़ें हम कैलकुलेट करेंगे ना, वो सारी डायमेंशनलेस नंबर्स के साथ ही कैलकुलेट करेंगे, उनमें मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं करूँगा जो नंबर्स के साथ ना हो। क्लियर होगी जी बात जो मैंने आज 5/4 थ्योरी कंप्लीट कर दी। इसको कहते हैं ना एस चैनल डायग्राम। सिमिलरली टी चैनल भी होगी और यू चैनल भी होगी। तो जो पार्टिकल फिजिक्स के बड़े शौकीन हैं, जो अक्सर व बेशतर मुझे कहते रहते हैं पार्टिकल फिजिक्स पे भी लेक्चर दे, तो ये पार्टिकल फिजिक्स ही है सारे। आप इस एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करें, डी लिप्स कैलकुलेट करें, मैं कराऊंगा लॉरेंस इनवेरिएंट फेज स्पेस, अगर एंड पे टाइम बचा सारे एम्पलीट्यूड वहाँ डालिएगा, क्रॉस सेक्शन निकालते रहिएगा, तो मैं एंड पे करूँगा अगर वक्त बचा, क्योंकि मेरा इस कोर्स का मकसद नहीं है अभी तक वो कोई सवाल यहाँ तक। सारी चीज़ें करने के बाद मैंने एक मुश्किल बता दी ना आपको क्या है, इस मुश्किल का हल भी बताता हूँ एक सिंपल सी एनालॉजी से। अभी मेरे 25 मिनट हैं, पिछले वाले नहीं इसी वाले, तो वो इसमें हो जाएगी, वो समझ आ गई 5/4 थ्योरी, ये भी समझ आ गई, मसला भी है इसमें। लेकिन अभी मसला जो है ना वो बिल्कुल एक घोस्ट की तरह निकल के नजर आएगा आपको। अभी तक हमने कुछ किया ही नहीं ना, अभी तक तो हमने बस स्कैटरिंग की है ना। हमने देखा है कि उसमें कुछ आ रहा है जी, तो स्केल को हम लेके जाएंगे, अभी लाएंगे ना, वो इसी के एग्जांपल कराने जा रहा हूँ फैजान, आसान सी एक।
ज़िंदगी में आपने एक चीज़ की कभी शायद पता नहीं उसको इस नज़रिए से सोचा या नहीं सोचा, एक लाइन चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकाल के देखा कभी आपने क्या आता है? क्या आता है? एक लाइन चार्ज है, फ़र्ज़ कीजिए एक लाइन है जो अलॉन्ग एक्स एक्सिस लाई कर रही है, जो इनफाइनाइट लेंथ की है, जिसकी लेंथ इन्फिनिट है ना। लेकिन जो ही आपने सेंटर डिफाइन कर दिया, कहीं पे दरमियान में आपने कट लगाया, आधी एक तरफ होगी आधी दूसरी तरफ, इधर वाली माइनस इन्फिनिट होगी उधर वाली प्लस इन्फिनिट। तो आपने कहा अगर इसकी वजह से मैं किसी पॉइंट आर पे पोटेंशियल कैलकुलेट करूं तो आप क्या करते थे? आप कहते थे लाइन एलिमेंट ले लेते हैं। एक तरीका था इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते थे। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर वाला इस डायरेक्शन में होता था, इसी लाइन पे दूसरी चीज़ इधर रहते थे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर चला जाता था, ये दोनों ऐसे करके क्रॉस का निशान बना के खड़े हैं। अब इनके पास ऑप्शन दो ही थे, या तो ये इस तरह मिलते या इस तरह मिलते, है ना। तो इस तरह मिलेंगे तो एग्जिस्ट करेंगे, इस तरह मिलेंगे तो दोनों एक दूसरे से को कैंसिल कर देंगे अगर लाइन चार्ज में यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है। तो इसका मतलब है मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूँ इस यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी के लिए। एक दफ़ा मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो तो मैं उससे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकता हूँ, फोर्स भी कैलकुलेट कर सकता हूँ चार्ज से मल्टीप्लाई करके, टेस्ट चार्ज से, और पोटेंशियल भी मेजर कर सकता हूँ। अगर आपने पोटेंशियल कैलकुलेट किया हो, अगर आपको याद हो, तो आपने कैलकुलेट किया था कि V एट R इज इक्वल टू क्या था? किसी को याद है? ये लैम्डा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई की खैर इन फैक्टर्स में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, 1 ओवर, अच्छा चल U ऑफ R कर लेते हैं, वेयर माई U ऑफ R इज, इसलिए मैं ये फैज़ान तुमने 2 पाई का, मैं 4 पाई कह रहा था ना, तो मैंने इसलिए लिख दिया कि U ऑफ R से मुझे कोई इंटरेस्ट होगा, 1 ओवर एक्स स्क्वेयर्ड प्लस आर स्क्वेयर टू द पावर। मुझे पता है पोटेंशियल गोज एज 1 ओवर आर है। अब इस x में एक चीज़ है, ये x यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता था, ये x कहीं पे भी हो सकता था ना। ये तो मैंने एक x के लिए लिखा ना, मुझे सारे x पे लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस इन्फिनिट से लेकर इन्फिनिट dx। ये इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म के कोर्स में आपने पढ़ा था। इसमें एक बड़ी ख़ास बात है। ख़ास बात यह है कि मैंने क्यों कहा माइनस इन्फिनिट से लेकर इन्फिनिट तक इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। आप x को x प्राइम में चेंज करें, विच इज इक्वल टू x प्लस सम कांस्टेंट a, तो आप देख सकते हैं u ऑफ r बिकम्स, इसके ऊपर प्राइम डाल लेते हैं। प्राइम का मतलब क्या है कि ये x प्राइम के लिए है, ये आ गया माइनस इन्फिनिट से लेकर इन्फिनिट तक 1 ओवर x प्राइम स्क्वेयर्ड प्लस r स्क्वेयर टू द पावर 1 ओवर 2 dx प्राइम। लेकिन कोई फर्क नहीं है ना, ये कांस्टेंट ही ऐड हो रहा है ना इसमें, और तो कोई चीज़ ऐड नहीं हो रही। x प्राइम प्लस a को कोई नया वेरिएबल कह देते, कोई फर्क नहीं पड़ना था आपके पास, तो ये उतना ही ठीक है जितना ये भी ठीक है। तो इसका मतलब है x को x प्राइम को x प्लस a करने से ये u ऑफ r ही रहता है। यानी इस पॉइंट को थोड़ा सा इधर भी ले जाएं, थोड़ा सा उधर भी ले जाएं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जैक्टली दिस मीन्स दैट दिस हैज अ दिस हैज अ ट्रांसलेशनल सिमेट्री इन x, r में नहीं है, क्योंकि r को चेंज करते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, परफेक्ट है। ये मैंने क्यों लिखा है अभी आपको पता चलेगा। इस इंटेग्रल को अगर आप देखें, जस्ट लुक एट दिस इंटेग्रल, x 0 होता, अगर ये ओरिजिन पे पड़ा होता ना, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था। हाँ, मैं क्या करता, मैं इसको करके साल लैम्डा dx आ जाता, x की डिपेंडेंस खत्म होती, लैम्डा dx टोटल लाइन चार्ज थी, उसको मैं q कह देता, तो q ओवर r एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता। अगर सारी की सारी लाइन किसी तरीके से मैं खींचता और उसको ओरिजिन पे ले आता, एक पॉइंट चार्ज बन के एक पॉइंट चार्ज पे पोटेंशियल 1 ओवर r टाइप ही होता है, वो बिल्कुल सही है। सिर्फ लेकिन एक चीज़ नोट करें, इस इंटेग्रल को फॉर x गोज टू प्लस माइनस इन्फिनिट देखें अगर, तो क्या है, या x गोज टू प्लस माइनस इन्फिनिट भी कह सकते हैं, या x इज वेरी वेरी लार्ज देन r। सो इफ x इज
क्योंकि है तो लिमिट x इज मच मच ग्रेटर देन r, तो आप r को x के मुकाबले में इग्नोर ही कर सकते हैं। तो ये इंटेग्रल क्या बन गया? सो दिस इंप्लाइज इज इंटेग्रल माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट dx ओवर x स्क्वेयर्ड प्लस r स्क्वेयर टू द पावर 1/2 बिकम्स माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट dx ओवर x। x स्क्वेयर हो गया था विच इज इक्वल टू, सॉरी नेचुरल लॉग लिखना है, चलो ठीक है, ln ऑफ x विच इज इक्वल टू ln ऑफ x फ्रॉम माइनस इन्फिनिट टू इन्फिनिट, बैडली डाइवर्जेंट। तो दिस इज अ डाइवर्जेंट इंटेग्रल। थोड़ा सा फिल्म को रिवाइंड करें, क्यों डाइवर्जेंट है? नेचर में कोई लाइन ऐसी है नहीं जो माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट तक है। आप कहते हैं कि जी ये इस वजह से आया क्योंकि x मैंने बहुत बड़ा लिया, जुनेद जो आप कह रहे थे थेरी का स्केल अब आएगा। आप कहते हैं माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट तक मैं देख रहा था, याद है d4q की भी लिमिट माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट थी ना। तो अब मैं डिफाइन करता हूं, मैं कहता हूं नहीं माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट ना लें, आप इस तरह कीजिए, कट ऑफ डिफाइन कर दीजिए। पहला कट ऑफ कहां पे डिफाइन करें? आप कहें लेट्स राइट v ऑफ r विच इज इक्वल टू लैम्डा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक कट ऑफ डिफाइन कर लें माइनस लैम्डा से लेकर प्लस लैम्डा dx ओवर x स्क्वेयर प्लस r स्क्वेयर टू द पावर 1/2। ठीक है ना? लेकिन इसकी आपने कॉस्ट पे की है। वो क्या पे की है? ट्रांसलेशनल इनवेरियंस इज गॉन। क्यों? अब आपने अपनी लाइन को कट कर दिया माइनस लैम्डा पे, हालांकि लाइन तो उसके परे भी थी। पहले मैंने क्या कहा था, इस पॉइंट को आप इधर लेके जाएं, बोर्ड के बाहर भी ले जाएं। अब आपने कहा नहीं, मैं सिर्फ वही लाइन देखूंगा जो बोर्ड के ऊपर है। तो इसका मतलब है आपने ट्रांसलेशनल इनवेरियंस ख़त्म कर दी। लेकिन कोई बात नहीं, आपने कट ऑफ डिफाइन किया, बट जो कॉस्ट पे की वो ट्रांसलेशनल इनवेरियंस की, ट्रांसलेशनल सिमेट्री की थी। बिल्कुल। अच्छा, इस इंटेग्रल को आप सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, अगर एंड दो जोड़ लो तो फिर ले आओगे ना। माइनस इन्फिनिट से जोड़ के कैसे लाओगे सर्कल में? कैसे लाओगे? नहीं 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 नहीं, ऐसे थोड़ा होगा। क्यों आर फाइनाइट होगा? क्यों आर फाइनाइट होगा? हाँ, तो जोड़ने का फायदा कोई नहीं ना। आप रिंग बना रहे हो, रिंग का भी कुछ भी नहीं जोड़ा, लेकिन लाइन ही रहने देते, जिंदगी आसान है लाइन में। अच्छा, अगर आप इसको देखें, इस इंटेग्रल को सॉल्व करें, मैंने तो मैथमेटिका में डालता हूँ हमेशा, बाय हैंड नहीं करता। बाय हैंड करने का तरीका भी है। एक्स को आर टेंजेंट थीटा पुट करें तो ये 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर्ड हो जाता है, ऊपर भी सीकेंट स्क्वायर बनता है। काटे, वापस थीटा को पुट करें। टेंजेंट कैन ऑलवेज बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ द, जो भी आंसर आता है उसको लॉग्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जो आंसर आता है मैं वो बता देता हूँ आपको। दिस इज इक्वल टू लैम्डा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग ऑफ, मान जाइए मेरी बात के मैंने ठीक लिखा हुआ है, लेकिन आप जाके घर में चेक कर सकते हैं। लैम्डा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ओवर माइनस लैम्डा प्लस अंडर रूट लैम्डा स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है ना? ठीक किया मैंने या नहीं? लेकिन अब एक बड़ा मसला है। अब इस थ्योरी में सिर्फ आर का फंक्शन नहीं है ये, बल्कि इसमें एक लैम्डा भी है। तो दिस इज अ फंक्शन ऑफ v इज अ फंक्शन ऑफ r ओवर लैम्डा। क्यों? अगर मैं यहां से लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले लूं, अगर मैं यहां से लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले लूं तो लैम्डा कॉमन आ गया, यहां से माइनस लैम्डा कॉमन आया, तो दोनों आपस में कॉमन करने से खत्म हो सकते हैं। तो आई कैन ऑलवेज राइट इट एज लैम्डा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 प्लस आर स्क्वायर ओवर लैम्डा स्क्वायर्ड ओवर माइनस 1 प्लस आर स्क्वायर ओवर लैम्डा स्क्वायर्ड। नहीं, कोई बात नहीं, खैर, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना? हाँ, मैंने जो आप बात कर रहे थे ना थोड़ी देर पहले कि हमें ऐसे नंबर्स बड़े पसंद हैं जो डायमेंशन लेस हों।
चूंकि आर के कोई डायमेंशन थे तो लैम्डा के डायमेंशन ऐसे बन गए, अब इसके कोई डायमेंशन नहीं है आर के, क्यों, ये एक नंबर बन चुका है, ठीक है ना, क्योंकि आर ओवर लैम्डा, जो आर के एक जैसी चीज़ें ही ऐड हो सकती थी ना हमारे पास, तो आर ओवर लैम्डा के कोई डायमेंशन नहीं थे। अब ठीक है, बड़ी बड़ी अच्छी बात है, पोटेंशियल निकाल लिया आपने, लेकिन पोटेंशियल तो कोई मेजरेबल चीज़ नहीं है। अब मसला है ना, अभी भी लैम्डा को अगर मैं इन्फिनिट करूं तो ये टर्म ज़ीरो हो गई, ये ज़ीरो, 1 ओवर, ओ सॉरी लॉग लिखना भूल गया, लॉग ऑफ -1 इज अगेन डिफाइंड नहीं है वो भी, तो वो चीज़ वहीं पड़ी हुई है अभी हमारे पास, अभी तक हमारी जान नहीं छूटी। लेकिन कम से कम एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसको मैं पहले इंटीग्रेट ही नहीं कर पा रहा था, अब मैं एटलीस्ट उसको इंटीग्रेट कर सकता था, और मैंने एक बड़ा खूबसूरत सा नंबर निकाल लिया, वेयर लैम्डा इज सम कट ऑफ स्केल, दिस इज नाउन एज, नहीं अभी नहीं, अभी इसको कुछ नहीं कहते, बाद में कहते हैं, क्या कह रहे हैं? अच्छा, लेकिन आपने तो पूरी इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म के कोर्स में यही पढ़ते आए थे कि भाई पोटेंशियल कोई चीज़ नहीं है, एक धोखा है, ये मेजरेबल नहीं है, मेजरेबल है डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, है ना, यही आपने पढ़ा था ना। तो अगर मैं डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल निकाल लूँ तो कैसे निकालूंगा, मैं कहूँ जी कि लेट मी कैलकुलेट चेंज इन पोटेंशियल डेल्टा वी विच इज इक्वल टू वी एट R2 ओवर लैम्डा माइनस वी एट R1 ओवर लैम्डा। निकाल सकते हैं आप लोग या नहीं निकाल सकते? या चलें उससे पहले आसान काम करते हैं, छोड़ें, इससे पहले मैं एक और काम करता हूँ, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बाद में निकालता हूँ। चलें, लेट मी कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होता है? माइनस डी वी ओवर डी आर। सॉल्व करके देखें क्या जवाब आता है, विच इज इक्वल टू माइनस लैम्डा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका डिफरेंशियल ले लें, क्या आएगा? हैं? हाँ, एक दफा क्या आ जाएगा, ये 1 ओवर लैम्डा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। अब इसका डिफरेंशियल रूल लगाना है आपने, तो कैसे लगाऊंगा इसका मैं? तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डी बाई डी आर ऑफ लैम्डा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ओवर माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर स्क्वायर। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यू वी का डिफरेंशियल लगा लेंगे, हमारा क्या जाता है, लगा लेंगे, खैर कोई बात नहीं है। तो नंबर ना बहुत सारी चीज़ें कट जाएंगी बीच में से। आप एक जाके घर में वेरीफाई कर सकते हैं इसको कभी कि दिस बिकम्स दिस इज इक्वल टू लैम्डा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर आर स्क्वायर। शायद 2 आएगा यहाँ, फैक्टर 4 की बजाय ना, यहाँ 2 आ जाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि मैं वो कह रहा था लाइन में दोनों की तरफ से जब क्रॉस होता तो 2 का फैक्टर आना था ना, क्योंकि दोनों कंपोनेंट वर्टिकल ऐड हो जाने थे ना, तो उस 2 ने इस 4 को कैंसिल कर देना। घर जाके वेरीफाई कर लें, इसको डिफ्रेंशिएशन है सिंपल सी, कोई मसला नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। नहीं, आर स्क्वायर ही बनेगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड गोज एज 1 ओवर आर। नहीं, जब आप बहुत दूर खड़े हो तो खैर आर स्क्वायर की तरह लगता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कम्स एज 1 ओवर आर स्क्वायर्ड ऑलवेज ना। नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन भी हो, अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन को बाहर से देखें तो गॉसेस लॉ यही कहता है कि सारे का सारा चार्ज इनक्लोज नजर आता है आपको। हाँ, नहीं, बट आउटसाइड द डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज गोज एज 1 ओवर आर स्क्वायर्ड, जस्ट सरफेस से थोड़ा सा भी बाहर हो, है ना। जरा किसी के सर को बहुत करीब से भी देखें तो पूरा सर नज़र आता है, बेशक जितना मर्जी करीब चले जाएं, है ना, बहुत दूर से देखने की ज़रूरत नहीं होती है ना। एनीवेज चलें, ये इसमें मतलब मुझे कोई ख़ास इंटरेस्ट कैच लगा नहीं है। एक लफ्ज़ मैंने नहीं लिखा जो मुझे लिखना चाहिए था। एक दूसरी चीज़ आप कैलकुलेट करें ज़रा, डेल्टा वी, चेंज इन वी कैलकुलेट करें। देखें, एक ऑप्शन ये भी हो सकता था कि मैं एक काम करता जो बड़ा आसान था, मैं इसको खोल लेता आर में,
आर ओवर लैम्डा में फर्स्ट ऑर्डर टर्म ले लेता, ऊपर भी नीचे भी खोल के सॉल्व कर लेता। ठीक है ना, वो तरीके ही हैं, वरना ये जस्ट समझाने के लिए EMT के कोर्स में आई एम श्योर कि आपने बहुत दफ़ा ये चीज़ें की होंगी, लेकिन नहीं भी की तो जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि रिवाइज भी कर सकते हैं आप जाके। आप ज़रा V कैलकुलेट करें, मैं आखिरी चीज़ आज की कैलकुलेट कर रहा हूँ, चेंज इन V वो क्या होगी? व्हाट इज चेंज इन V? V एट R1 ओवर लैम्डा या R2 ओवर लैम्डा कर लेते हैं, माइनस V ओवर V ऑफ R1 ओवर लैम्डा। अच्छा आप एक काम करें ना यार, सीधा सा लैम्डा को बहुत बड़ा कंसिडर कर लें, है तो लैम्डा बहुत बड़ा ना R की निस्बत, तो ज़रा फर्स्ट ऑर्डर टर्म देखें ज़रा क्या बनती है। लेट्स कैलकुलेट फर्स्ट ऑर्डर टर्म इन V ऑफ R1 ओवर लैम्डा में क्या बनती है? ये 1 प्लस 1 प्लस 1 ओवर 2 R1 स्क्वायर ओवर लैम्डा स्क्वायर। ये आ गया, सिर्फ मैं आर्ग्यूमेंट को खोल रहा हूँ। नीचे क्या बन, अच्छा सॉरी ये सॉरी ये अभी V नहीं है, अभी मैं जस्ट इसको खोल रहा हूँ। और दूसरे वाले में को मैं अगर खोलूँ तो क्या बन जाएगा? -1 प्लस 1 -1 ओवर 2 हाँ R1 स्क्वायर ओवर लैम्डा स्क्वायर। ऊपर ले गया था ना, ऊपर ले गया तो -½ आया ना, और ठीक है ना, तो वो मैंने यानी मैंने इसको ऊपर लेके गया तो -1 प्लस 1 ओवर दिस थिंग आ गया ना। ठीक है, तो ये कट गया आपस में। मैं सिर्फ थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाह रहा हूँ और कुछ भी नहीं। तो इसका आंसर क्या आ गया? 1 प्लस 1 2, तो आंसर आ गया 2 प्लस 1 ओवर 2 R1 स्क्वायर्ड ओवर लैम्डा स्क्वायर्ड प्लस ऑफ द ऑर्डर ऑफ, वो टर्म मैं इग्नोर कर रहा हूँ, R1 स्क्वायर ओवर लैम्डा स्क्वायर का स्क्वायर। ये सारी टर्म्स मैं इग्नोर कर रहा हूँ हायर ऑर्डर, इनटू -1 ओवर 2, ठीक है, इंटू -1 ओवर 2 बन गया, और कुछ गलत हो गया, चले खैर कोई बात नहीं, R1 स्क्वायर ओवर लैम्डा स्क्वायर। लेट मी चेक वन थिंग, एक जगह सर ये -1 जब हम ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये +1 नहीं, ये तो नहीं शिफ्ट हो सकता ना। हाँ, मुझे जो इसकी परेशानी है वो मैं आपको भी बता देता हूँ कि क्या है। सो दिस बिकम्स खैर सर ये हमने जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो पूरा ऊपर जाएगा, तो -1 उसके साथ क्या आना चाहिए, तो 2 वो प्लस आएगा बीच में, क्योंकि इस -1 प्लस ये वाली चीजें ऊपर जाएगी तो नेगेटिव, इस पहले इस पूरी एक्सपेंशन करेंगे फिर अंदर वाले की करते हैं। यस सर, पहले -1 प्लस √1 प्लस R स्क्वायर डिवाइड बाय लैम्डा स्क्वायर। सही है यही है। एक माइनस हम बाहर के निकाल लें तो ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस वाला आना है, तो एंड पे यही चीज बनती है सर। ख्वाब मैंने कुछ गलत कर दिया? मैं समझ रहा हूँ ख्वाब क्या कह रहा है, मैं समझ रहा हूँ ख्वाब कहना क्या चाह रहा है। मैंने एक चीज़ गलत की, लेकिन हाँ, यानी आप ये कहना चाह रहे थे जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो सारे के ऊपर एक माइनस आएगा, माइनस। इसको एक्सपेंड करेंगे फिर अंदर वाले को करेंगे, पहले ऊपर वाले को करेंगे फिर अंदर वाले को करेंगे, तो 2 दफा नेगेटिव हो जाएगा। नहीं, अंदर वाला तो अब अंदर वाले का तो अब +1 हाफ ही रह जाएगा ना, अंदर वाले का तो -½ नहीं होगा ना, तो नेट आंसर तो यही नहीं रहेगा। करेंगे ना सर, तो फिर इसको करेंगे। अच्छा 2 दफ़ा, तो चले जवाब बता दे जो भी आएगा, यहाँ प्लस आना चाहिए, ठीक है, -2 हो जाएगा। अच्छा चलो जो हो रहा है बता दो यार, अगले लेक्चर में वरना कर दूंगा। -1 ये आप कह रहे हो, और ये प्लस हो रहा है। अच्छा चलो मैं दोबारा खुद भी करके देख लूँगा। -2 प्लस 1 ओवर 2 R1 स्क्वायर ओवर लैम्डा स्क्वायर, ये कह रहे हो आप? ये कह रहे हो?
चलें, जैसा भी आप, जो आप कह रहे हैं सही कह रहे होंगे। तो अब तो ये जवाब ही ज़ीरो हो गया। कैसे ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाए? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा चलो, माइनस बी स्क्वायर क्यों करना है मैंने? ये दो जो माइनस दो है ना, तो मैं तो फर्स्ट ऑर्डर टर्म इन आर लिख रहा हूँ। नहीं, ठीक है। हमें क्या है इसको सिंपलीफाई करना है। हाँ, इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो फर्स्ट ऑर्डर टर्म तो इन आर स्क्वायर आएगी नहीं, इससे तो सिर्फ -4 आ रहा है, विच इज समथिंग रॉन्ग। एनीवेज, इस एक्सपायर, लेट मी चेक इट दिस। चलो ये फिर अगली दफ़ा देखते हैं। लेट्स चेक दिस। चलें, ये भी अच्छी बात है, इसको ट्राई कर लेते हैं। यही ज़बानी लिखने की कोशिश की थी ना कि इसकी इंटीग्रेशन ही होती है। अगली दफ़ा चेक कर लेंगे, कोई बात नहीं, खैर नो प्रॉब्लम। अगली दफ़ा देख लेंगे, कोई बात नहीं, खैर नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम, यहाँ स्टॉप कर देते हैं, खैर।